सॉल्व विद उमाकांत। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं EMRS रिक्रूटमेंट 2025 की। इसमें हम EMRS से रिलेटेड सारे क्वेरीज़ को शामिल करने वाले हैं। कुछ क्वेरीज़ तो आपके सामने लिखी हुई भी हैं, जो हाईलाइट क्वेरीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स ने हमसे पूछी थी, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, वो सारी क्वेरीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो भी हम साथ में ले लेंगे। ठीक है, देखिए हम इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये भी देखेंगे कि EMRS आखिरकार है क्या और इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही होगा कि पोस्ट कौन कौन सी होंगी इसमें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आयु सीमा क्या होगी, सीटेट इसमें कंपलसरी है या नहीं है, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, अगर हम पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, कंप्लीट स्ट्रेटेजी इसकी क्या होगी, कौन सी बुक्स प्रीफर करें, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। इन सारे पॉइंट्स पर हम बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखना ना भूलें। लास्ट में हम आपको एग्जाम को क्रैक कैसे करें उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी बताएंगे कि अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल ये EMRS है क्या चीज़। तो देखिए, EMRS का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म अगर मैं देखूँ तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिनको JNV या NVS के नाम से भी हम जानते हैं, उनके ही पैटर्न पर EMRS होते हैं। ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूल हैं। जैसे नवोदय विद्यालय में बच्चे 5th क्लास के बाद में एडमिशन लेते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी 5th क्लास के बाद में एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा चलाए हुए EMRS जो स्कूल हैं वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं और इसकी जो रिक्रूटमेंट आने वाली है 2025 में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात इसमें आ जाती है कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी होंगी। तो देखिए, पोस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह की पोस्ट आती हैं। एक तो कौन सी आती हैं, टीचिंग पोस्ट आती हैं, और दूसरी जो पोस्ट आती हैं वो कौन सी आती हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट आती हैं। ठीक है, एक तो टीचिंग पोस्ट और दूसरी नॉन टीचिंग पोस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं टीचिंग पोस्ट की, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें बच्चे जो जाते हैं वो 5th क्लास के बाद में जाते हैं। 5th क्लास के बाद में जाते हैं, इसका मतलब PRT की वैकेंसी तो इसमें नहीं होंगी। इसमें जो टीचिंग पोस्ट होती हैं वो कौन सी होती हैं, TGT और PGT पोस्ट होती हैं। ठीक है, इसमें PRT की पोस्ट नहीं होती है। ठीक, PRT की पोस्ट इसमें नहीं होगी, इसमें पोस्ट होंगी ओनली TGT और PGT की। जब मैं नॉन टीचिंग की बात करूं तो जो क्लरिकल टाइप की पोस्ट होती हैं, जैसे अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, इस टाइप की LDC वगैरह जो भी पोस्ट आती हैं, वो सारी नॉन टीचिंग पोस्ट भी इसमें शामिल होती हैं। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी आएंगी। पोस्ट दोनों तरह की होंगी, इसमें टीचिंग पोस्ट भी होती हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट भी होती हैं। क्लियर है, तो पहला डाउट क्लियर आपका। आगे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होता है। देखो, नॉन टीचिंग पोस्ट में पोस्ट के अकॉर्डिंग उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिसमें आप 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें ग्रेजुएशन के बाद वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, टीचिंग पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, टीचिंग पोस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरह की होती हैं। इसमें कौन सी, एक तो TGT और दूसरी PGT। अब दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो देखिए, TGT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगा और PGT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगा। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा TGT और यहाँ लिखा मैंने PGT। ठीक है, दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें, दोनों की अगर योग्यता को देखें तो देखिए, TGT में आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, आपके कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी इसमें होना चाहिए, जैसे आप KBA वगैरह में देखते हो, KBS NBS वगैरह में, उसी तरह से इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लाइक जैसे आपके पास मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के साथ में आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे या तो PCM हो गया या फिर उसके साथ में कंप्यूटर साइंस वगैरह। वो सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को नहीं ले रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए फिर वो अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें TGT में जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ में आपके पास क्या होनी चाहिए, B.Ed होनी चाहिए, और उसके साथ में आपके पास CTET लेवल 2 क्लियर होना चाहिए। CTET लेवल 2 इसमें क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप TGT के लिए एप्लीकेबल हो।
ये तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं, ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट लेवल 2। अगर आपके पास सीटेट लेवल 1 है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास टीजीटी के लिए सीटेट लेवल 2 होना चाहिए, वो आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैथमेटिक्स में होना चाहिए, जैसे अगर आप मान लो एसएसटी वगैरह उनके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको साइंस वाला सीटेट क्लियर होना चाहिए। जो भी है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली लेवल 2 वाला जो सीटेट होता है वो आपका क्लियर इसमें होना चाहिए। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं हम पीजीटी की। तो देखिए पीजीटी में अगर मैं देखूं तो इसमें एक तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा आपके पास इसमें होनी चाहिए क्या, बीएड, और इसमें सीटेट से कोई लेना देना नहीं है, आपके पास सीटेट हो तो भी ठीक और नहीं हो तो भी ठीक, सीटेट इसमें कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, ओनली पीजी और बीएड। पीजी मतलब मास्टर डिग्री, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पर पीजीटी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मार्क लगता है स्टूडेंट्स के माइंड में वो ये लगता है कि कुछ क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन में मान लो हमने ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट से की लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट से कर ली। जिस सब्जेक्ट से हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, मतलब जिस सब्जेक्ट से हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर वो सब्जेक्ट हमारे पास ग्रेजुएशन में नहीं है तो क्या हम पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल 101% आप एलिजिबल हो। इसमें बैचलर डिग्री से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसमें ग्रेजुएशन से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसमें लेना देना है किससे? आपके पास मास्टर डिग्री और बीएड, इन दोनों से लेना देना है। ठीक है, बीएड होना चाहिए और मास्टर डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। बाकी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपके पास रही है या नहीं रही है, डजेंट मैटर। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के अब आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जो केवीएस की वैकेंसी आई थी, केवीएस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनके नहीं बने थे उनको इंटरव्यू तक नहीं देने दिया गया था। क्लियर है? तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेंटर की वैकेंसी में ऑलमोस्ट हर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें कंपलसरी है। पीजीटी में पीजी और बीएड, सीटेट जरूरी नहीं है, इसमें सीटेट जरूरी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के जो भी डाउट थे आपके वो सारे क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें एज फैक्टर क्या है, इसमें उम्र कितनी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोनों के लिए अलग अलग एज है। अगर मैं बात करता हूँ टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए इसमें 35 इयर्स और पीजीटी के लिए 40 इयर्स का क्राइटेरिया रखा गया है। वो फिर आपको अलग अलग कैटेगरी में जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो फिर आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। बट नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी के लिए जो बताया है मैंने, वो पीजीटी के लिए 40 इयर्स और टीजीटी के लिए 35 इयर्स एज फैक्टर होगा। क्लियर है? जैसे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह, इनमें जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी मतलब जिसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। बट नॉर्मल जो एज फैक्टर है वो ये है 35 इयर्स किसके लिए? टीजीटी के लिए, और 40 इयर्स किसके लिए? पीजीटी के लिए। क्लियर? तो आयु कितनी होनी चाहिए ये समझ में आ गया। अब आगे हम बात करते हैं कि क्या सीटेट आवश्यक है। तो ये तो मैं ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले में बता चुका हूँ। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए सीटेट बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि सीटेट का तो लेना देना किससे होता है? टीचिंग पोस्ट से लेना देना होता है। क्लियर है? और पीजीटी में सीटेट चाहिए नहीं, हमें सीटेट चाहिए ओनली किस में? टीजीटी में। क्लियर? तो सीटेट वाला डाउट भी क्लियर। क्या इसमें इंटरव्यू होगा? नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें केवल और केवल आपकी एक रिटन एग्जाम होगी जो OMR और पेन पेपर बेस्ड होगी। एक रिटन एग्जाम होगी और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। केवल एक ही स्टेज है इसमें, अगली कोई स्टेज नहीं है। जैसे KBS NBS में इंटरव्यू रहता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली रिटन एग्जाम होगी, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? उसके बाद में बात आती है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक प्रिफर करें, और नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। मैं नेगेटिव मार्किंग का आंसर पहले कर देता हूँ, फिर इन तीनों चारों क्वेश्चन को एक साथ लेंगे क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल होती है, और वो कौन सी होती है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन भी माइनस हो जाएगा, एक सही क्वेश्चन भी चला जाएगा। तो कोशिश करें कि इसमें नेगेटिव ना करें। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है, 1/4 की होती है। क्लियर है?
तो चलिए बीच में आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन लाइन बता देते हैं और उसके बाद में फिर आगे हम बात करने वाले हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक प्रेफर करें, इन सब के बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ में, जैसे कि चिड़िया को बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और एक एक तिनका उठाना पड़ता है, ऐसे ही हमें भी इसमें से एक एक पॉइंट को फोकस करते हुए और हमें अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और अपनी एग्जाम को क्रैक करना है। क्लियर है। चलिए तो एक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कहाँ से पढ़ें और कौन सी बुक प्रीफर करें। तो बाकी का मैं इरेज कर देता हूँ और हम केवल ये 4 क्वेश्चन को रख लेते हैं। ठीक, देखिए बाकी का तो मैंने कर दिया इरेज। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। ऑलमोस्ट, मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत माइनर सा चेंज है। देखो एग्जाम पैटर्न की बात करें, मैं यहाँ पर सारे पॉइंट्स पहले लिख देता हूँ। एक तो हमने देखा था कौन सा, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, दूसरा सिलेबस, सिलेबस और तीसरा बुक्स कौन सी प्रेफर करें, और चौथा कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। ये 4 क्वेश्चन थे हमारे। अब इन चारों क्वेश्चन के बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न की, तो देखो एग्जाम पैटर्न ये तो हो गया टीजीटी और इधर मैं ले लेता हूं पीजीटी। एग्जाम पैटर्न में देखो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जो 150 मार्क्स के होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स से होंगे। और इसके लिए आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा कितना, 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। सेम यही चीज़ इधर होगी पीजीटी में। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे और इसमें भी आपको टाइम जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 आवर्स टाइम मिलेगा। क्लियर है। ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, लेकिन बात ये है कि इसमें मेरिट जो बनेगी वो मेरिट आपकी 150 में से ना बन के टीजीटी में मेरिट कितने में से बनेगी, 150 में से। ठीक है, इसमें जो मेरिट बनेगी वो कितने में से बनेगी, 120 में से, आउट ऑफ 120। अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी में जो मेरिट बनेगी वो मेरिट बनेगी आउट ऑफ 130। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों में लास्ट का जो पार्ट आता है वो आता है लैंग्वेज वाला, और वो लैंग्वेज वाला पार्ट हमें ओनली क्वालिफाई करना होता है। उसका एवोल्यूशन मतलब इसमें मेरिट में कोई लेने देना नहीं होता, कट ऑफ में उसका कोई लेने देना नहीं है। वो आप केवल क्वालिफाई करो, 10 में से 4 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए नेगेटिव को हटा के, और फिर आप उसमें क्लियर हो। ठीक है, और फिर आप उसमें मतलब कट ऑफ को अगर क्लियर कर रहे हो तो फिर आप एलिजिबल हो, सिलेक्ट हो, मतलब क्लियर। ओके, ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न की। अब बात कर लेते हैं कि जो 150 क्वेश्चन हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो देखिए सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब देखो सिलेबस में अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो देखो टीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें देखो जनरल अवेयरनेस आपकी होती है, जनरल अवेयरनेस होती है आपकी कितने की, 10 मार्क्स की। मतलब इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे किसके, जनरल अवेयरनेस के, और वो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। ठीक, उसके बाद में इसमें रीजनिंग एबिलिटी जो आती है, रीजनिंग एबिलिटी वो टीजीटी में आती है कितने की, 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में नॉलेज ऑफ आईसीटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी ये भी कितने का होता है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में पेडागोजी, और पेडागोजी भी इसमें कितने की होती है, 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। और उसके बाद में आती है डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज, डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज, और ये जो डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज है ये कितने की होती है, ये 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं।
और इस तरह से हमारा टोटल कितने का बनता है, ये 120 क्वेश्चन का सेट बनता है और इसी 120 से हमारा एवोल्यूशन होता है, हमारी मेरिट बनती है। क्लियर है। आगे अगर मैं बात करूं जो लास्ट वाला पार्ट है टीजीटी के लिए, अगर मैं बात करूं तो लास्ट वाले पार्ट में हमारे पास 3 लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? हिंदी लैंग्वेज होगी और इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ये दोनों लैंग्वेज तो कंपलसरी हैं। और एक होगी कौन सी? रीजनल लैंग्वेज। अब वो रीजनल लैंग्वेज आप कोई सी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, रीजनल में आप जैसे कि मान लो पंजाबी ले सकते हो, गुजराती ले सकते हो, और संस्कृत ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, कोई सी भी रीजनल लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आपके पास हिंदी ऑलरेडी आ गई तो आप हिंदी नहीं ले सकते, नहीं, बिल्कुल आप ले सकते हो। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज का मतलब आप कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप लैंग्वेज ले सकते हो। क्लियर। तो ये इसमें रहता है। और ये जो लैंग्वेज होती हैं ये भी 10-10 मार्क्स की होती हैं। ठीक है, इसमें भी 10-10 मार्क्स के होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये तीनों लैंग्वेज आपको ओनली क्वालिफाई करनी है। इसमें ओनली आपको 40% स्कोर करना है। अगर इसमें 40% में भी ऐसा नहीं है कि जैसे 10, 10, 10, 30 हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आप 12 क्वेश्चन सही कर लिए आपने और पास हो गए। नहीं, 12 ऐसे होने चाहिए कि 4 तो इसमें हो, 4 इसमें हो और 4 इसमें हो, ऐसे 12 होने चाहिए। 12 मतलब मैं मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ। आगे तो आप कितने भी लेके आओ, 30 आउट ऑफ 30 लेके आओ तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं तो मिनिमम पास मार्किंग की बात कर रहा हूँ कि कम से कम 4 आउट ऑफ 10 हिंदी में होने चाहिए, 4 आउट ऑफ 10 इंग्लिश में होने चाहिए, 4 आउट ऑफ 10 रीजनल लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर आपके ये तीनों सेक्शन क्वालिफाई हैं तब जाके आपका ये एवोल्यूट होगा, अदरवाइज तो ये वाला सेक्शन आपका एवोल्यूट ही नहीं होगा, ये चेक ही नहीं होगा। समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि हमें ये तीनों लैंग्वेज क्लियर करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें देखो डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी आपकी सब्जेक्ट है, जो भी, जैसे मान लो किसी की मैथ्स है, किसी की साइंस है, किसी की हिंदी है, किसी की इंग्लिश है, जो भी व्हाटएवर, जो भी आपकी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपकी इसमें आएगी। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज में सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, उसका लेवल कहाँ तक रहेगा। तो देखिए सब्जेक्ट का जो लेवल है वो टीजीटी में कहाँ तक जा सकता है, ग्रेजुएशन तक जा सकता है टीजीटी में। ठीक है, मोस्ट ऑफ वैसे जो पेपर देखे गए हैं इसके, वो मोस्ट ऑफ ऐसा माना जाता है कि 11-12 से कवर अप हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ग्रेजुएशन के आते हैं, लेकिन फिर भी हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि अब तक नहीं आए, मतलब अब तक ग्रेजुएशन का वेटेज कम रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रेजुएशन को एकदम नकार दें, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ग्रेजुएशन का वेटेज बढ़ जाए, है ना। तो ऐसा भी कोई फिक्स भी नहीं है कि भाई इसमें ग्रेजुएशन इतने का होगा या ऐसा कुछ है भी नहीं। तो इसलिए हम इसे एकदम सिरे से नहीं नकार सकते। समझ में आया। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे जो डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज है, तो ये डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज देखो 80 मार्क्स का जो है, इस 80 मार्क्स के डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज में भी सेक्शन बनाए हुए हैं। अब इसमें कैसे सेक्शन बनाए हुए हैं, हम जब बात कर रहे हैं टीजीटी की, तो टीजीटी में आपके पास 65 क्वेश्चन तो होंगे किसके, सब्जेक्ट के, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, 65 क्वेश्चन तो होंगे सब्जेक्ट के, और उसके बाद में 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, ये एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इतने होंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन होते हैं। वो किसके होते हैं, एक्सपीरियंशियल पेडागोजी। एक्सपीरियंशियल पेडागोजी का मतलब होता है क्लासरूम से रिलेटेड जो पेडागोजी है, क्लासरूम में आप बच्चों को कैसे टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को कैसे मैनेज कर रहे हो, उससे जो रिलेटेड पेडागोजी है वो एक्सपीरियंशियल पेडागोजी होगी। क्लियर है। और 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें किसके, 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो इस टाइप से इसका क्लासिफिकेशन रहता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर इसमें हो गई होंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पीजीटी में। तो देखिए पीजीटी में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। मैं ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो पीजीटी में जनरल अवेयरनेस वही आपकी 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स की। उसके बाद में यहाँ पर जो चेंज आता है वो आता है कि यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी है, वो रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर 10 मार्क्स की थी, लेकिन यहाँ ये कितने की हो जाती है, 20 मार्क्स की हो जाती है। क्लियर है, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स की हो जाएगी। नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो यहाँ पर कितने की रहेगी, 10 मार्क्स की। उसके बाद में पेडागोजी, पेडागोजी भी यहाँ पर कितने की रहेगी, ये भी 10 मार्क्स की रहेगी। और उसके बाद में डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज, डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज
ये कितने की रहेगी, ये भी 80 मार्क्स की रहेगी। जरा काउंट करना, 80, 90, 100, 120 और 130। इस 130 में से आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, यहाँ जो लैंग्वेज का झंझट है वो रीजनल का झंझट नहीं है। यहाँ पर आपके पास 2 लैंग्वेज होंगी और वो दोनों लैंग्वेज कौन सी होंगी, वो दोनों लैंग्वेज आपकी होंगी कौन सी, ये हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज होंगी हिंदी और इंग्लिश, और ये दोनों लैंग्वेज भी आपकी 10 मार्क्स की होंगी, और इनमें भी सेम इसकी तरह ही 40% स्कोर करना कंपलसरी है। ठीक है, 40% स्कोर करना कंपलसरी है। अगर इन लैंग्वेज को आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर आपका एवोल्यूशन ही नहीं होगा। क्लियर है, अगर आप इन लैंग्वेज को क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपका बाकी का पेपर चेक ही नहीं होगा, बाकी का आपका एवेल्यूट ही नहीं होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न था। आप इसमें से देख सकते हो कि ये जो पार्ट था ये आपका मेरिट वाला पार्ट था और ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर वाला पार्ट था। इधर अगर हम बात करें तो ये वाला मेरिट वाला पार्ट है और ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर वाला पार्ट है। क्लियर, आगे अगर मैं देखूं इसमें डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज में वही सेम इसकी तरह ही रहेगा। 65 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, इसमें ये हो सकता है कि 70 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन ये हो सकता है। जो एक्सपीरियंशियल पैडागोजी है 5 क्वेश्चन की हो सकती है। वैसे भी ये ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता रहता है। इसमें कंपलसरी नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आए। हाँ, ये कंपलसरी है कि जीए के यानी जनरल अवेयरनेस के 10 आएंगे, रीजनिंग के 20, ICT 10, पैडागोजी 10, ये सब कंपलसरी है। लेकिन डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज के जो 80 क्वेश्चन है वो 80 में से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है कि 80 में से 70 सब्जेक्ट के आ जाएं, 5 एक्सपीरियंशियल पेडागोजी और 5 उसके NEP 2020 के आ जाएं, या फिर ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो सकते हैं। क्लियर है, इतना चलेगा। तो ये हम बात कर चुके हैं किसकी, सिलेबस की। एग्जाम पैटर्न भी देख लिया, सिलेबस भी देख लिया। यहाँ पर ग्रेजुएशन का वेटेज ज़्यादा रहेगा पीजीटी में, ध्यान रखें। सब्जेक्ट नॉलेज में ग्रेजुएशन का, और कुछ हद तक उसको पीजी को भी टच करेगा, मास्टर डिग्री को भी टच करेगा। क्लियर है। अब बात आती है बुक्स की कि बुक्स कहाँ से मतलब कौन सी बुक्स प्रेफर करें या फिर हम कहाँ से पढ़ें। देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपका फोकस आपकी सब्जेक्ट पर मतलब अगर आपकी सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो पहले तो आप NCERT से उनके कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, उनके NCERT से कीजिए, या फिर आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं। तो उनसे पहले आप उनके कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में फिर आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बुक्स के बारे में, जैसे ये सब्जेक्ट की बुक्स की बात हो गई। बाकी की बात करें तो जैसे हिंदी है, हिंदी के लिए आप जो हिंदी व्याकरण 9 से 12 आती है, सबसे बेस्ट बुक है ना, उसे प्रेफर कर सकते हो। और इंग्लिश वगैरह, इनके लिए इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, इनके लिए आप वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है इतना डेप्थ में। फिर भी चाहो तो SSC की बुक प्रेफर कर सकते हो, बट उतना डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। क्लियर है, उतना डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। तो उसके लिए मैं बुक्स के लिए एक और भी डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, ताकि उसमें और एक एक पर्टिकुलर में बुक भी आपको सजेस्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद में आपको, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, उसके बाद में फिर आपको ज्वाइन कर लेनी है टेस्ट सीरीज। वो टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी, किसी भी सोर्सेज से ज्वाइन कीजिए, लेकिन ट्रस्ट करके। ऐसे नहीं कि किसी को भी ज्वाइन कर लिया, ट्रस्ट करके। मतलब एक बार देखिए कि उसके एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, उसके टेस्ट सीरीज का लेवल उतना है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ही लेवल खींच दिया हो, या फिर जो एग्ज़ाम का लेवल है उससे बहुत ज़्यादा नीचे लेवल डाल दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो आप एक बार देख लीजिए। लास्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं जो अभी तक हमने नहीं की थी, कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, देखो जैसे हमारे सामने इतनी सारी सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो जनरल अवेयरनेस है, अब जनरल अवेयरनेस के लिए हम पढ़ रहे हैं इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडिया की पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अरे भाई, कितने क्वेश्चन आने हैं? 10 क्वेश्चन आने हैं। मुझे पता है कि एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, ये बात सही है कि एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। लेकिन आप सोचो ना कि जब जितना टाइम आप इंडिया की उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह इन सबको पढ़ोगे, उतना आप टाइम सब्जेक्ट में दो ना, सब्जेक्ट में दो, डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज में। इसका वेटेज देखो ना, वेटेज कितना ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। जैसे जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें तो कुछ क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के भी होंगे, कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें साइंस के भी देखने को मिल जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 10 क्वेश्चन है उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आप नहीं पढ़ोगे तब भी करोगे, है ना। अगर थोड़ा सा भी आप
पढ़ रहे हो और टच में हो स्टडी के, तो 4-5 क्वेश्चन तो तब भी करोगे जब आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो वो 4-5 क्वेश्चन के लिए आप इसमें जितना टाइम खराब कर रहे हो उसकी बजाय इसमें दो ना, डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज में। क्लियर है? रीजनिंग एबिलिटी को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसमें बस प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। नॉलेज ऑफ आईसीटी इसको भी कर सकते हो। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बनानी है कि किसका वेटेज ज़्यादा है और किसका वेटेज कम है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप उनको देखिए। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वो सारे डाउट फिर हम अगले क्लास में ले लेंगे। ठीक है? इसी तरह से आपको एक वीडियो में मैं एनवीएस और केवीएस उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। बाकी फिर जल्दी हम ईएमआरएस की क्लासेज भी शुरू कर देंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ से आप अगर मान लो कहीं आप कोचिंग वगैरह नहीं ले पा रहे हो और आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसमें ईएमआरएस की क्लास में बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ मैथमेटिक्स की। इतना जरूर मैं बोल दूँ कि ओनली डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज और ये भी कौन सी मैथमेटिक्स, इसकी क्लास में बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। चलिए, तो अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और फिर आपके साथ में ऐसे ही एक जानकारी वाली वीडियो लेके आ सकें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है? टाइम मुझे भी आपका वेस्ट करना पसंद नहीं है और ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप वेस्ट करो। ठीक है? तो बस हम उतना ही बात करेंगे जितना हमारे फेवर में होगा। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में, नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।